हेलो बच्चों, आज हम लोग जैव अणु का एक नया टॉपिक लेंगे। अभी तक अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण किया है। आज से विटामिन जैव अणु के रूप में वर्णन किया जाएगा। विटामिन एक अति महत्वपूर्ण जैव अणु है। इसका नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। जरा देखते हैं कि ये है क्या। ये विटामिन शब्द बना है, विटामिन। अब इस शब्द को देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है, ये दो शब्द है, एक है वाइटल और एक है एमीन। एमीन यानी एमिनो ग्रुप, यानी एमिनो समूह। एमिनो समूह से हमारा अभिप्राय है NH2। ये समूह इसमें उपस्थित होता है, एमिनो समूह। और वाइटल माने दैवीय, मतलब दैवीय मतलब सुपरनेचुरल। हम इसका निर्माण नहीं करते। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वे जैव अणु जिनका निर्माण प्रायः शरीर में नहीं होता है, मानव शरीर में नहीं होता है, नहीं होता है, जिनका निर्माण प्रायः मानव शरीर में नहीं होता है, परंतु ये हमारे शरीर की सामान्य, ये हमारे शरीर की सामान्य एवं सामान्य वृद्धि एवं प्रबंधन, इसकी मतलब जितने भी क्रियाएं हैं उसको उत्प्रेरित करने का काम यही लोग करता है, विटामिन करता है। एवं प्रबंधन के लिए अति आवश्यक होते हैं। अतः अब देखिए, हमारे शरीर में बनेगा नहीं, लेकिन हमें चाहिए जरूर, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे शरीर का नॉर्मल विकास नहीं होगा, इससे सारी क्रियाएं सामान्य रूप से नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे आहार का मुख्य घटक होना चाहिए। अतः यह हमारे आहार का मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक होता है। अब ये देखिए, ये अपने आहार का मेन घटक होता है। इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, यह बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन आवश्यक होता जरूर है। चाहिए कम चाहिए चाहे ज्यादा चाहिए, इसकी मात्रा हमारे को चाहिए जरूर। यानी इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये बहुत अल्प मात्रा में या इनकी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है,
माने इनकी आवश्यकता जो होती है बहुत अल्प मात्रा में होती है, परंतु ये विभिन्न जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। को करते हैं, अतः ये अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक होते हैं। देखिए, चाहिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन चाहिए जरूर। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जितने भी हैं, हमने इनके बारे में एक लाइन बोला कि ये प्रायः शरीर में संश्लेषित नहीं होते। प्रायः मतलब क्या कि कई विटामिन होते हैं, जैसे मतलब कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी, ये त्वचा के नीचे स्टेरॉल में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। ये जो होता है त्वचा के नीचे स्टेरॉल में स्ट्रॉल द्वारा सनलाइट में संश्लेषित होता है। अच्छा, कुछ और विटामिन है। विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन विटामिन के तथा विटामिन ई, ये आंतों में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा संश्लेषित होते हैं, बहुत अल्प मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में। आंतों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं। अब ये देखिए, अब विटामिन के बारे में हमारे पास जो बात आ रहा है कि विटामिन जो होते हैं बहुत अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये जो होते हैं हमारे जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए ये बहुत अति आवश्यक है। कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, ई हो गया, विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन सूक्ष्म जीवों द्वारा आंतों में संश्लेषित होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में इनको बनने का क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर कल को एक क्वेश्चन आता है कि निम्न जैव अणु हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, तो हम उसमें टिक करेंगे विटामिन। अब देखिए कि विटामिन जो होते हैं इनकी संरचनाएं बहुत जटिल होती हैं। विटामिन की जितनी भी संरचना है वह बहुत जटिल होती है। अतः जो विटामिन होते हैं, मतलब विटामिन की संरचनाएं अत्यंत जटिल होती हैं, अत्यंत जटिल होती हैं। विटामिन की संरचनाएं चूंकि अत्यंत जटिल होती हैं, अतः इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः
इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, एच इत्यादि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक बात है। अब जितने भी विटामिन हैं हम इनको इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इन सब शब्दों द्वारा। अगर मैं इनका वर्गीकरण करूं, विटामिन का अगर हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी अगर इसके प्रकार देखते हैं, विटामिन के अगर प्रकार देखिएगा तो एक होगा जल विलेय विटामिन और एक होगा वसा विलेय विटामिन। एक जल विलेय विटामिन होगा जो जल में घुलनशील होगा और एक वसा विलेय विटामिन होगा जो वसा माने तेलीय पदार्थों में घुलनशील होगा। अब जल विलेय मतलब ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अब ये देखिए घुलनशील होते हैं। अब अगर ये जल में घुलनशील होते हैं तो हमारे शरीर में ये एकत्रित नहीं हो पाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, माने संरक्षित तो ना के बराबर। मतलब ये शरीर में संरक्षित नहीं होते, मतलब ये भंडारित नहीं होता, बहुत अल्प मात्रा में, अति अल्प मात्रा में, अति अल्प मात्रा में कोशिकाओं में भंडारित होते हैं या उपस्थित होते हैं। अच्छा, और बहुत कम मात्रा में कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें बाहरी स्रोतों से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें बाहरी स्रोतों से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। माने ये बाहरी स्रोत द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जो बाहरी स्रोत है उससे ग्रहण कर सकते हैं हम। ये चूंकि शरीर में एकत्रित नहीं होते क्योंकि इनकी अति मात्रा, इनकी अधिक मात्रा मूत्र या यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है, जल में घुलकर यूरिन द्वारा बाहर निकल जाती है। अच्छा, तो अगर इनकी कमी होगी शरीर में तो अविटामिनता नाम की बीमारी हो जाती है। इनकी कमी से, इनकी कमी से अविटामिनता यानी ए विटामिनोसिस होते हैं।
इनकी कमी से ए विटामिनोसिस होता है। अब तो इसकी कमी ना हो इसके लिए, क्योंकि इसकी कमी होने से इसके हीनताजन्य रोग होते हैं। जैसे इसके जो उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण अगर आप देखें तो ये देखिए विटामिन बी समूह, विटामिन बी समूह। अब इसमें बहुत सारा है, B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B12 है ना, बायोटीन है, मतलब B12। अगर हम इसके अलावा होता है विटामिन सी, विटामिन सी स्कॉर्बिकम। ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल विलेय होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट ये देने वाली बात है कि ये जो विटामिन B12 है एकमात्र बी समूह का विटामिन है जो शरीर में भंडारित होता है, संरक्षित होता है। विटामिन B12 शरीर में भंडारित होता है, बाकी सब नहीं होता है। ये सब अगर ज्यादा होगा तो शरीर से बाहर निकल जाएगा यूरिन के रूप में। लेकिन ये जो होता है विटामिन B12 एकमात्र बी समूह का विटामिन है जो शरीर में ये जो आपका एकत्रित हो जाता है। अब देखिए वसा विलेय विटामिन। अब नाम से ही क्लियर है कि वसा विलेय विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। आपको ये लड़का के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वो वसा में क्यों, ये जल में क्यों? तो क्लियर बात है, वो पोलर होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जो नॉन पोलर होंगे वो वसा में घुलनशील होंगे, है ना, ध्रुवीय अध्रुवीय। अब देखिए वसा विलेय विटामिन, ये विटामिन तैलीय पदार्थों या वसा में घुलनशील होते हैं। ये तैलीय पदार्थों या वसा में घुलनशील होते हैं। कौन भाई? वसा विलेय विटामिन। ये जल में अघुलनशील होते हैं। अच्छा, तो ये शरीर में भंडारित होंगे, क्योंकि जल में जब घुलेंगे नहीं तो शरीर से बाहर आएंगे कैसे? क्योंकि शरीर से बाहर तेल तो निकलेगा नहीं, पानी ही निकलता है ना। तो ये शरीर में भंडारित होते हैं। तो अब ये देखिए, अगर शरीर में भंडारित होते हैं तो इनकी अधिक मात्रा भी बीमारी करेगी और कम मात्रा से तो बीमारी होगी ही होगी। तो ये इनकी अधिक मात्रा हाइपर विटामिनोसिस यानी अति विटामिनता उत्पन्न करता है। अब ये देखिए, हाइपर विटामिन, अति विटामिनता जो होता है, जल घुलनशील विटामिन नहीं करेंगे, केवल वसा विलेय विटामिन करेंगे। लेकिन
अविटामिनता तो ये भी करेगा, इसकी कमी अविटामिनता उत्पन्न करता है हर तरह। ये इसका जो उदाहरण है एडहेक, ए माने विटामिन, ए डी ई के, ये सारे विटामिन जो हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे वसा मिले विटामिन है। एक और नोट पॉइंट यहां भी है, एकमात्र विटामिन होता है विटामिन एच, विटामिन एच जो मैंने वहां पे कहा था, बायोटीन कहते हैं इसे। यह ना तो जल में घुलनशील है ना ही वसा में घुलनशील है, ये किसी में भी घुलनशील नहीं है, ना जल में ना वसा में। अब देखने की बात है कि इतने सारे विटामिनों के बारे में जब हम पढ़े हैं तो अब इनसे जुड़े हुए 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे ए का क्या नाम है, रेटिनॉल है, B1 थायमिन, इस प्रकार से। उसके बाद आता है कि इनका स्रोत क्या है, उसके बाद आएगा कि इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन बीमारियों का लक्षण क्या है। तो ये चारों पॉइंट को बताते हुए मैं एक यहाँ पे चार्ट, जैसे एनसीईआरटी में भी एक चार्ट दिया हुआ है, तो उस चार्ट को हम लोग अभी यहाँ पे पुट अप करेंगे। चार्ट से हम पहले वसा विलेय विटामिन पढ़ेंगे और फिर हम जल विलेय विटामिन पढ़ेंगे। तो हम आपके सामने चार्ट निर्मित कर रहे हैं, उसी पे हम लोग इसे समझेंगे। देखो बच्चों, ये आपके पास ये 4 विटामिन आपके पास आ गए। ये चारों के चारों विटामिन वसा विलेय विटामिन है। कैसे विटामिन है बेटा? वसा विलेय विटामिन, अर्थात ये कि इनकी घुलनशीलता जो है वसा में होती है। अब ये कौन कौन है भाई? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हम इसको एडेक, ADEK कह सकते हैं, एडेक विटामिन। ये चारों में वसा विलेय विटामिन है। अब देखिए, वसा विलेय विटामिन का विटामिन ए की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नाम में देखिए रेटिना, याद रखने के लिए रेटिना। रेटिना कहाँ? आंखों में। रेटिनॉल इसका होता है CB6H10, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये मछली, यकृत, गाजर, मक्खन या दूध में पाया जाता है। और ये देखिए, इसमें ज्यादातर गाजर को अगर छोड़ दें, गाजर अलग से याद कर लें, तो जितना भी है वो कहीं ना कहीं जंतु उत्पाद है, यानी जीवों से प्राप्त होता है। तो ये वसा विलेय जितने भी विटामिन होते हैं ज्यादातर ये जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो ये जो है मछली, यकृत, गाजर, मक्खन और दूध। अच्छा, इसकी कमी से क्या होगी भाई? क्योंकि मैंने बोला रेटिना पे असर पड़ता है, तो कम रोशनी में आपको नहीं दिखाई देगा, नंबर 1। यानी रतौंधी जिसको कहते हैं, रात्रि अंधता। और दूसरा होता है जीरोप्थैलेमिया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉर्निया होती है वो हार्ड हो जाती है, तो कठोर हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि फोकसिंग प्रॉब्लम होता है। जीरोपैथलेमिया में आपका फोकस नहीं कर पाते प्रॉपर चीज का, तो आंखों की ये भी एक बीमारी है। तो ये दोनों बीमारी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से। तो विटामिन ए के कारण हो गए। विटामिन डी, अच्छा, विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी कहते हैं। संक्रमण रोधी मतलब कोई भी इंफेक्शन को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी उपस्थिति से आप में इंफेक्शन आसानी से नहीं होगा, संक्रमण रोधी है।
तो इसलिए विटामिन ए को चलाया जाता है ताकि संक्रमण ना हो। अच्छा, इसके कई चीज और भी होता है, विटामिन ए का कई रूप होता है, A1 A2, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और भी, है ना। आप अगला देखते हैं, क्या कहते हैं इसे, संक्रमण रोधी। विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है सूखा रोधी होता है। सूखा रोधी माने देखिए कोई कोई आदमी होता है कि बहुत एकदम सूखा होता है, एकदम उसमें मांसपेशी क्या तो होता ही नहीं है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की जितनी भी अभी अभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी की खास बात क्या है कि इसका देखिए, इसका नाम तो हो गया कैल्सीफेरॉल, देखिए ये भी है रेटिनॉल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, कैल्सीफेरॉल है। फॉर्मूला देखिए, ये 20-30 ओ है और ये 28-40 ओ है। मैं ऐसे ही याद करता हूँ, 20-30 ओ, 28-40 ओ, 29-50 ओ, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। तो ये हो गया आपका कैल्सीफेरॉल, नाम में ही क्लियर हो गया कि कैल्शियम का ये में उपापचय को कंट्रोल करता है, कैल्सीफेरॉल। इसके ये किस में होता है, मछली में पाया जाता है। अंडे का जो जर्दी होता है पीला वाला भाग उसमें पाया जाता है। सूरज के प्रकाश में अगर आप बैठेंगे तो जो त्वचा होता है ना, त्वचा के नीचे एस्टेरॉल, त्वचा के नीचे एस्टेरॉल द्वारा ये निर्मित किया जाता है। धूप में बैठने पे भी इसका निर्माण होता है। अच्छा, ये भी कैरोटीन से हमारे शरीर में बनता है, कैरोटीन द्वारा शरीर में, यकृत में इसका थोड़ा बहुत निर्माण होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, मतलब ये भी थोड़ा बहुत शरीर में निर्माण होता है, ये भी थोड़ा बहुत शरीर में निर्माण होता है। लेकिन मेन जो ये है कि ये त्वचा के नीचे कब होगा, जब आप धूप में बैठेंगे तो होगा। अगर ये कम होगा हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी होगी, रिकेट्स। ये छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसमें हड्डियां मुलायम होती हैं। हड्डियां मुलायम होने से क्या होता है कि रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। उनकी हड्डियां थोड़ी सी ऐसे धनुष कोंडा करके ऐसे, जैसे पैर होना चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे, वजन को बर्दाश्त नहीं कर रहे, झुक जाती हैं। और ऑस्टोमेलेसिया ये बड़े लोगों में होती है बीमारी, जिसमें विटामिन डी की कमी होगी, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो ये ऑस्टोमेलेसिया, कभी कभी आप देखते होंगे कि विटामिन डी जो गोलियां होती हैं गर्भवती महिलाओं को भी चलाई जाती हैं। उस समय भी बच्चों के निर्माण के लिए उनके अंदर का कैल्शियम अगर निकल के बच्चों के फीटस के निर्माण के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है कि अधिक से अधिक कैल्शियम की उपापचयी शरीर में क्रियाएं हो तो आदमी विटामिन डी को सप्लीमेंट के रूप में लेता है। तो ये बात देखने की है। तो यानी ऑस्टोमेलेसिया बड़े लोगों में, ये देखिए रिकेट्स चाइल्ड में, ऑस्टोमेलेसिया बड़े लोगों में होने वाली बीमारी है जिसमें कि हड्डियां मांस मतलब मुलायम हो जाती हैं और जिसकी वजह से उसमें विकृति आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है। अच्छा, विटामिन ई, इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन माने इसे सुंदरता के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि दांत वगैरह के लिए ये जो है मसूड़ों वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है। दांत निकाल लीजिए, सारी सुंदरता खत्म है इसके हिसाब से। अब ये देखिए, इसकी विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, इसका फॉर्मूला 2950। और ये देखिए गेहूं अंकुरित गेहूं का जो तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, कोई भी वेजिटेबल सीड का अगर तेल निकालिएगा तो उसमें विटामिन ई होता है। अब इससे क्या होता है कि अगर ये कमी होगी तो मांसपेशियों में आपकी कमजोरी आ जाएगी, शरीर ढीला रहेगा, मांसपेशियां आपके शरीर में अच्छी नहीं रहेंगी, आरबीसी में भुरभुरापन आ जाता है। यानी क्या होता है कि आरबीसी जल्दी जल्दी टूटने लगता है। तो आरबीसी टूटेगा तो आपका ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा बॉडी में, तो उससे आपकी कमजोरी बढ़ जाएगी। और बाध्यता यानी नपुंसकता यानी स्टेबिलिटी हो जाती है, व्यक्ति मतलब बाध्यता हो जाती है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाता है। यानी मतलब कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जनरेशन में भी ये थोड़ा सा कमी करेगा, बाध्यता की बीमारी हो जाती है ना। तो ये विटामिन ई की कमी है। इसमें आपको सूरजमुखी का तेल, सब्जियों का तेल या अंकुरित गेहूं का तेल, ये तीनों का तेल में बहुत अच्छी मात्रा में होती है।
विटामिन की अच्छा इसे बाध्यता रोधी कहते हैं, ये सूखा रोधी, ये संक्रमण रोधी, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अच्छा ये देखिए विटामिन के, इसे प्रति रक्त स्रावी यानी रक्त स्राव को अवरोधित करने वाला। जैसे आप कहीं पे एक्सीडेंट होता है, किसी आदमी को बहुत तेजी से खून निकल गया, कोई आदमी कहा कि कटा, उतना खून नहीं निकला, थोड़ा सा निकलने के बाद क्लॉटिंग हो गई, थक्का जम गया, तो उसे रक्त स्राव को रोकने के लिए यह विटामिन का कार्य है और इसका नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। अब ये देखिए C31H46O2, C31H46O2, ये जो है आपका फाइलोक्विनोन है। ये पत्तेदार सब्जियां जितनी हैं उसमें मिलेंगी, चाहे पालक हो, आपका गाजर हो, या आपका अल्फा एक शैवाल होता है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसमें क्या होता है कि रक्त का जो अगर ये कम होगा तो रक्त जल्दी नहीं जमेगा तो शरीर से बहुत अधिक रक्त स्राव होगा और आपके मतलब यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति का है, जिस स्थिति में जाने के बाद अगर रक्त स्राव ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से किसी भी पेशेंट को, रोगी को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपके पास जो है सारे के सारे वसा विलेय विटामिन है। वसा विलेय विटामिन 4 हो गए, A, D, E, K। ए क्या है? संक्रमण रोधी। डी क्या है? सूखा रोधी। ई क्या है? बंध्यता रोधी, ब्यूटी विटामिन। और के क्या है? प्रति रक्तस्रावी। इनके बारे में एक चीज मैंने बोला, ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? अगर शाकाहारी में देखें तो गाजर, नहीं तो मछली, यकृत वगैरह में है। अगर डी की बात करें तो अंडे की जर्दी में सबसे ज्यादा मिलता है, नहीं तो धूप में जाना पड़ेगा। इसका जो है विटामिन ई का तो सूरजमुखी का तेल बहुत सामान्य उदाहरण है, और इसमें पालक वगैरह में विटामिन के की प्रचुर मात्रा होती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक नए चार्ट के सहारे पढ़ेंगे। अब एक हम नया चार्ट आपके सामने बना रहे हैं जो है जल विलेय विटामिन का। तो देखिए मैं वो चार्ट आपके सामने बना रहा हूं, जल विलेय विटामिन। देखो बाबू, इसमें अब हम लोग जल विलेय विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जल विलेय विटामिन हमारे पास मुख्य रूप से तो विटामिन बी समूह का सारा विटामिन और विटामिन सी, 2 विटामिन है। अगर मैं यहाँ पे विटामिन बी समूह, देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, यहाँ क्रम संख्या लिख रहे हैं, विटामिन, रासायनिक नाम, स्रोत और उससे उत्पन्न रोग। तो विटामिन बी समूह का B1, इसका नाम है थायमीन। इसका सूत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बड़े बड़े सूत्र हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए थायमीन जो होता है ये विटामिन B1 का नाम है। ये किस में पाया जाता है? खमीर, दही और दूध, दाल, हरी सब्जियां। इसकी कमी से क्या होता है कि भूख नहीं लगता है, आपको भूख नहीं लगेगा, आपका ग्रोथ कम होगा, लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ेगी, हाइट कम रहेगी। तो इसकी कमी से ये होता है, माने थायमीन की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। इसमें आपकी वृद्धि सामान्य नहीं होती है, भूख भी कम लगता है। अच्छा B2 की को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ये दूध और अंडे का सफेद वाले भाग में मिलता है। अंडे का पीला भाग में हम लोगों ने पिछला विटामिन देखा था, कौन सा विटामिन था? विटामिन डी। और यहां पे आपका दूध के साथ साथ अंडे के सफेद भाग में यकृत, गुर्दा, इसमें ये मिलता है। इसकी कमी से किलोसिस बीमारी होती है, इसको राइबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं, फ्लेविनोसिस। इसका एक चार्ट बन के आपको PDF मिला हुआ है। तो ये जो है राइबोफ्लेविनोसिस नाम की बीमारी, किलोसिस, इसमें क्या होता है? यहाँ पे फट जाता है, एक किलो मुहासों पे फट जाएगा और पाचन में आपका डिसऑर्डर रहेगा, अनियमित पाचन रहेगा, आपका पाचन का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा इसकी कमी से। अगर विटामिन B3 जिसे पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। इसकी कमी आपको देखने को मिलती है चिड़ियों में, पक्षियों में, खासकर कुक्कुट यानी मुर्गों में। उनका जो पंख का ग्रोथ कम होता है,
उनमें पंख अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाता है, और उनमें डर्मेटाइटिस, उनकी त्वचा पर बीमारियां हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस त्वचा फट जाती है। तो ये पक्षियों में इसकी कमी ज़्यादा दिखती है, इंसानों में नहीं दिखती। तो पैंटोथेनिक अम्ल जो होता है ये मनुष्य के लिए कम, और ये पक्षियों में इसका ज़्यादा असर है। अच्छा, विटामिन B6, इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह ईस्ट, यकृत, गुर्दा, मक्का, चोकर आदि में मिलता है, आटा वगैरह में मिलता है। इसमें अरक्तता होती है, अरक्तता माने खून की कमी हो जाएगी, कन्वोलुशंस होंगे, कमजोरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मरोड़ पड़ेगा कहीं मांसपेशियों में, आप कन्वोलुस मतलब भ्रामक स्थितियों में रहोगे। तो ये जो होता है अरक्तता मेन है इसका, अरक्तता माने रक्त की कमी हो जाती है। और ये इसकी कमी किसकी वजह से होती है? विटामिन B6 की कमी से। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि धातु उपस्थित होता है, कोबाल्ट आयन इसमें उपस्थित होता है। अब कोबाल्ट आयन इसमें उपस्थित होता है, एकमात्र विटामिन जिसमें कि आपका धातु उपस्थित होता है। विटामिन B12 के बारे में पहले भी मैंने कह चुका है कि इस समूह का एकमात्र विटामिन जो शरीर में एकत्रित होता है। तो दो मायनों में विटामिन B12 महत्वपूर्ण हो गया। धातु युक्त शरीर में संग्रह होने वाला विटामिन B समूह का एकमात्र विटामिन, दही, अंडा और मांस दोनों में ये उपस्थित होता है। प्रणासी अरक्तता यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे, तो इसकी कमी से होती है। ये आपका दही, मांस और अंडे में उपस्थित होता है बहुत अच्छी मात्रा में। अब देखिए विटामिन सी, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। एनसीईआरटी में ये सूत्र दिया हुआ है। तो C6H8O6 एस्कॉर्बिक अम्ल। अब ये देखिए, ये जितने भी नींबूसीय तत्व फल होते हैं, नींबू जैसे जो तत्व होते हैं जिसमें देखते हैं ना, नींबू में जैसे गागल हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, माल्टा हो गया, इन सब में जो खट्टे हैं, इन सब में खट्टे पदार्थों में ये विटामिन सी की मात्रा होती है। और सबसे अधिक मात्रा होती है आंवला में। आंवला में विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। अब स्कर्वी बीमारी में क्या होती है कि जो गम्स होते हैं ना, मसूड़े, उनमें से खून निकलता है इसकी कमी से, यानी मसूड़ों से रक्त निकलता है, मसूड़ों से रक्त निकलता है। अब ये देखिए, इससे मसूड़ों से रक्त निकलता है, तो ये एक स्थिति बन गई। अब जो है 3 और विटामिन है, फोलिक अम्ल, बायोटिन और निकोटिनिक अम्ल। तो उसको भी हम एक चार्ट बना के थोड़ा सा पुट अप करते हैं। देखिए देखो, इसमें जल घुलनशील विटामिन के कुछ भाग और रह गए थे, जैसे फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो होता है यह रक्त बनाने में मतलब सहायक है। तो ये जो होता है फोलिक अम्ल, अरक्तता, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? अरक्तता, रक्त की कमी, एनीमिया जिसको कहते हैं। ये आपको ईस्ट में मिलेगा, दही में, यकृत माने लीवर में, और गुर्दा किडनी में, या केला, ये सब खाने से इसकी सप्लाई होती है फोलिक अम्ल की। तो और ये कम पड़ेगा तो आपको अरक्तता की बीमारी होगी। विटामिन एच को बायोटीन कहते हैं, बायोटीन, इसको बायोटीन विटामिन कहते हैं। ईस्ट, अंडे, दूध और मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली में भी इसकी अच्छी मात्रा होती है। इसके ये जो होता है, इसकी अगर कमी होती है तो चर्म रोग होता है, जो स्किन डिजीज, बाल झड़ते हैं, और लकवा भी हो सकता है, पैरालिसिस भी होता है इसकी कमी से। तो बायोटीन की कमी से होती है। और एच के बारे में हम लोगों ने एक और क्या बात पढ़ा है, यह एकमात्र ऐसी माने विटामिन एच जो है, एच एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जल और वसा दोनों में अविलेय है, दोनों में अविलेय है। माने इसको कैटेगरी में रखा गया है जल घुलनशील विटामिन के, क्योंकि जल तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन ये पूर्ण रूप से किसी में नहीं घुलता, ना तो इसमें और ना तो इसमें।
अच्छा, निकोटिनिक अम्ल नियासिन बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कमी से आपका पाचन भी खराब होगा और मानसिक विक्षिप्ति भी आ सकती है। इसे हम पेलाग्रा रोग बोलते हैं। पेलाग्रा एक बीमारी होती है जो इसकी कमी से होती है, नियासिन की कमी से। यह जो होता है प्रचुर मात्रा में चावल और दही यानी ईस्ट और यकृत वगैरह में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दूसरा जो जैवाणु था विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यक जैवाणु है जिसे हमें बाहर से लेना होता है क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। कुछ अपवाद को छोड़ दे, जैसे विटामिन ए कैरोटीन से बन जाता है, विटामिन डी त्वचा में बन जाता है, और तो ये बाहर से लेना होता है अल्प मात्रा में। क्यों लेना होता है? क्योंकि हमारे शरीर के सामान्य विकास और प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए बहुत आवश्यक है। इसके दो कैटेगरी हमने बताई है, एक वसा विलेय विटामिन, एक जल विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन में हमने 4 बताया, ए डी ई के, और जल विलेय में विटामिन बी और सी, फिर फोलिक अम्ल, फिर नियासिन और बायोटिन, तो मैंने दोनों में अविलेय होता है। तो इस प्रकार से इन पूरे ये चार्ट बेस पूरा मेमोराइज करने वाला चीज है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, आपको इसे याद करना पड़ेगा। हाँ, 2 चीज ध्यान रख सकते हैं कि जो जल विलेय है वो पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा मिलेगा, और जो मतलब वसा विलेय है वो जीव से, प्राणी स्रोतों से ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये जो यकृत है, गुर्दा है, अंडा है, दूध है, ये दूध को सर्वाहारी बोलते हैं। दूध में दोनों विटामिन मिलते हैं, वसा विलेय भी और ये भी। पपीता और पीले फलों में जैसे मान लीजिए विटामिन ए गाजर में मिलता है, पपीता में मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। तो विटामिन, आप दोनों विटामिन का स्रोत, उनकी बीमारियां और उनका जो रासायनिक नाम है वो वसा विलेय हैं कि जल विलेय हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करें। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।